मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। एक निबंध है। ये चैप्टर जो है एक निबंध है जिसके लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने अपने मन से ये प्रश्न पूछा है कि क्या निराश होने की आवश्यकता है। आज का जो माहौल है, आज का जो वातावरण है, उसे देखने के बाद क्या मेरे मन को निराश होने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है या दुखी हो जाता है जब समाचार पत्रों में वो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी ये सब देखते हैं, ये सब पढ़ते हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। आज आरोप और प्रत्यारोप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का एक ऐसा वातावरण बना है कि ऐसा लगता है कि देश में, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि देश में आजकल कोई ईमानदार ही नहीं है। सब मतलब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, सभी घूसखोर हैं, मतलब हर इसी तरह के लोग हैं। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर वाले ऐसा ही छापते हैं, ऐसा मतलब हमारे मन में ऐसा बैठा दिया गया है कि अब देश में कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति के ऊपर इंसान संदेह करता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जा रहे हैं। मतलब जितने ऊंचे पद पर लोग हैं, जितने ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, उनके दोषों को दिन भर गिनाया जाता है। टीवी देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, जो जितनी भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर जगह। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा उसमें ही लोग दोष खोजेंगे, जो कुछ करने की कोशिश करता है लोग उसमें ही दोष देखने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं। उसने कितना अच्छा काम किया ये कभी नहीं देखेंगे। ये नहीं देखा जाता कि उस व्यक्ति ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। ये इंसान की प्रकृति हो गई है। दोष किसमें नहीं होते? हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष होता है। कोई आदमी परिपूर्ण है, कोई आदमी ऐसा है जो बस अच्छा ही हो, उसमें कोई दोष ना हो। हर इंसान में कुछ दोष होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। लेकिन दोषों को आज बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। हर आदमी दोषी अधिक और गुणी कम दिख रहा है। आज का जो माहौल है उसमें जो व्यक्ति है वो अधिक दोषी दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। निश्चय ही चिंता का विषय है ना। ये चिंता की बात है ना कि दोष ही दोष हैं, हर व्यक्ति में दोष ही दिखाए जा रहे हैं। चिंता का विषय है। क्या यही भारत, फिर लेखक जो है वो हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। वो आज हमारा जो देश की हमारी कंडीशन है, जो हमारे देश की स्थिति है, क्या ऐसी है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने ऐसे ही भारत का सपना क्या देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष, हमारे देश को संस्कृति सभ्य भारतवर्ष कहा जाता था, किस अतीत के गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख गया है। मतलब हमारे देश में हर तरह के लोग मिलजुल कर रहते थे, तो क्या आज उसका समुद्र मिलजुल कर रहने की बात कहीं खो गई है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मतलब लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषी जो हैं, हमारे महान विद्वान, हमारे देश के जो पूर्वज हैं, हमारे नेहरू, तिलक, गांधी और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, क्या उनका ये भारतवर्ष है? उन्हीं के सपनों का ये भारत है और हमेशा रहेगा। लेखक कहते हैं यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा वातावरण बना है, ऐसा माहौल बना है। वो बताते हैं हमें कि ऐसा एक माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो पिस रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति जो हैं वो पिस रहे हैं। ईमानदारी जो है वो मूर्खता समझी जा रही है। आज लोग ईमानदार व्यक्ति को मूर्खता का पर्याय समझते हैं। जो बदमाश हैं उन्हीं का राज है, उन्हीं लोगों का शासन है जो बदमाश हैं। ईमानदारी को आज मूर्खता माना जाता है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों को ही से पड़ी है। भारतवर्ष ने कभी, जो हमारा देश है, उसने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के जीवन भीतर जो महान आंतरिक गुण है, मनुष्य के भीतर के जो गुण थे, उसी को इस देश ने महत्व दिया है। लोभ, मोह, काम और क्रोध,
ये विचार मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, बस यही मान लेना कि यही सब कुछ है, लोभ, लालच, मोह, क्रोध, ये सब के अंदर रहता है, पर उसे महान मान लेना ये बहुत बुरा है ना। ये बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी इसे उचित नहीं समझा, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर। हमारे देश के लोग संयमित हैं, हमेशा उन्हें संयम से में रहने की बात हमारे देश ने हमें सिखाई है। हुआ आया है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, मतलब बहुत सारे नियम बनाए गए जो गरीब लोग हैं उनके लिए। परंतु जिन लोगों के को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। मतलब आज जो देश की कंडीशन है, जैसे है ना, नियम ऊपर से तो बन के आते हैं, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं, जो सिस्टम है पूरा, वही गड़बड़ है, सिस्टम में ही गड़बड़ी है। क्या करते हैं, ऊपर से तो हर चीज़ के लिए, दीनता को दूर करने के लिए पैसे आते हैं कि ये सब बांट दो, पर ये जो बीच के लोग होते हैं वो सब घपला करके खा जाते हैं। प्राय वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधाओं में, मतलब उनको क्या करना है ये बात तो भूल जाते हैं, और लेकिन अपनी ही सुविधाओं में अपने सुख में लिप्त रहते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो हमारा देश है वो कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कानून से बचा जा सकता है, धर्म से तो कभी नहीं बचा जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो धर्म को नहीं मानते वो कानून को भी नहीं मानते और कानून की त्रुटियों का वो लाभ उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अभी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब धर्म पर आज भी लोगों की आस्था है ना। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। लेखक कहते हैं कि मूल्य आज के जो परिवेश है उसमें दब गए हैं लेकिन कम नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को गलत, इंसान के मन में एक बात रहती है कि झूठ बोल रहे हैं, अरे बोलता तो है पर एक दिमाग में रहता है कि अरे झूठ बोला हमने, है ना। चोरी करना मतलब छुप के करता है ना। चोरी करना गलत बात है, ये मन में उसके रहता है, भले वो करे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है तो उसको पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो आज इतना आक्रोश भरा रहता है वह इसी बात को साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाचार पत्र आज जो हैं, जो हमें दिखाते हैं, जो हमें आज समाज का आईना दिखाते हैं, वो हमें गलत और सही में फ़र्क करना सिखाते हैं। और उनमें जो इतना आक्रोश है तो वो हमें यही सिखाता है कि जो हमारा समाज है आज भी इन सभी चीज़ों को, चोरी, डकैती, ठगी, इन सभी चीज़ों को गलत समझता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है, बुरी बात नहीं है। बुराई यह है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, किसी बात को मतलब दोषों का जो पर्दाफाश करता है कोई बुरी बात नहीं है ना। दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए, लेकिन किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें आनंद लेना, मतलब किसी के आचरण के में बस बुराई ही बुराई दिखाना और उसमें आनंद लेना, ये बुरी बात है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य समझ लेना कि नहीं, हम इसके ऊपर तो दोष ही दिखाएंगे, यही हमारा कर्तव्य है, ये बहुत बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर ना करना और भी बुरी बात है। मतलब यदि हम बुरा किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसकी अच्छाई को भी हमें बताना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से, मैंने, लेखक बताते हैं, एक घटना है उनके साथ घटी थी। उन्होंने क्या किया था, गलती से 10 के बजाय रेलवे स्टेशन में क्या किया, 100 का नोट दे दिया। 10 की बजाय 100 रुपये का नोट उन्होंने दे दिया। जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ आया। जो उसके टिकट बाबू थे वो हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें पहचान लिया, बड़ी विनम्रता से उनके हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की रेखा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में, लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं आज भी, मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं
जिससे ये पता चलता है कि सच्चाई और ईमानदारी इस दुनिया से कम नहीं हुई है। फिर बताते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी हो गई थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर ही दूर थी। पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, मतलब कहीं वो जा रहे थे तो एक बस में एक जगह सुनसान सी थी, वहीं पर वो बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जो बस में कई सारे लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये धोखा दे के भाग गया, यहाँ डकैती होगी। मतलब उनके मन में ये बात आई कि सुनसान जगह है, बस यहीं पर क्यों खराब हुई, डकैती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों के अंदर डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोग थे जो ड्राइवर को मारना चाहते थे। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, लोग मारेंगे। लोगों उसे मारने वाले थे तो उसने उसकी तरफ लेखा की तरफ देखकर बोला कि बचा लीजिए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के पास संदेश देने के लिए भेज दिया है। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 2-3 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए, लेखक बताते हैं कि जो मेरे बच्चे थे वो भोजन और मतलब प्यास उनको लगी थी, भूख भी लगी थी। मेरी पत्नी की भी हालत बुरी थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। एक खाली बस भी आ रही थी जिस पर हमारा बस कंडक्टर था। उसने आते ही अड्डे से नई बस कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध, थोड़ा सा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों से की जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम लोग अपने घर पहुंच गए, बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम सफा। अब लेखक कहते हैं कि ऐसी घटनाएं देखकर ये कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम से समाप्त हो गई है। ऐसी जो घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ कभी कभी, तो इनको देखकर ये कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता है ही नहीं, बची ही नहीं है। अभी भी ऐसे मनुष्य हैं जिनके ऊपर अंदर मनुष्यता है, लोगों में दया और माया बची ही नहीं है। ऐसी कई सैकड़ों घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखे भी खाए, मतलब लोगों ने उनको ठगा भी है, उन्हें धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात जैसी चीज़ देखने को मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक हमें समझाते हैं कि ऐसी बातें बस हम ध्यान रखेंगे कि बस हमने विश्वासघात ही देखे हैं, हमने धोखे ही खाए हैं, तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा जीना। जब लोगों ने ऐसी कई घटनाएं भी हैं जब लोगों ने अकारण ही, बिना किसी कारण के ही हमारी मदद की है, तो ऐसी घटनाओं को याद रखकर हमें अपने मन को ढाढ़स बनाना चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। लेखक कहते हैं जो महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश, फिर अपने मन को ढाढ़स बताते हुए कहते हैं कि मेरे मन अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हमारे देश में हैं जिन पर हम फिर से अपने देश को पा सकते हैं, जिनके माध्यम से, है ना, अपने पुराने भारतवर्ष को जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। ठीक है, आपका चैप्टर हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।